हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खड़ी बोली। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अगर पेपर में पूछा जाए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां कौन कौन सी। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां जो हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए, अगर पेपर में पूछा जाए कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है ये किससे हुई, तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई मानी जाती है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है जफरनामा 1424 में मिलता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आलोचना का पर्यायवाची शब्द होता है समीक्षा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा, टीका टिप्पणी, गुणदोष, निरूपण और छिंद्रान्वेषण, नुक्ताचीनी। अगर ये ऑप्शन में दिए जाएं तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहेंगे हम। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य है गाइस ये कहलाता है शुद्धोधन। तो टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्धोधन के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, शुद्धोधन जो है ये संज्ञा पुल्लिंग, संस्कृत एक सुप्रसिद्ध शाक्य राजा जो भगवान बुद्धदेव के पिता थे और जिनकी राजधानी कपिलवस्तु में थी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। अभिजात्य का विलोम शब्द होता है अकुलीन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। और ऑप्शन में कुजात दिया जाए तो आप कुजात पे भी टिक कर सकते हैं क्योंकि अतिवृष्टि का विलोम शब्द कुजात भी होता है और अनावृष्टि भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। देखिएगा, जो उपसर्ग होते हैं ये हमेशा शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं। जुड़ने के बाद ये शब्द उस शब्द में जो विशेष परिवर्तन करते हैं वही उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग होगा। स्टार्टिंग का शब्द यानी कि पहले वाले जो शब्द होंगे उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जुड़ने के बाद ये जो शब्द होते हैं और जिसमें विशेष परिवर्तन करते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी। देखिए, अभी लिखा है, अभी। अगला क्वेश्चन, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। इसमें बताइएगा अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। तो देखिए, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग होगा अब। दे सकते हैं अब। स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द आपका जो है वो प्रत्यय हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? जाहिर सी बात है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि निर्विवाद का जो संधि है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि निर्विवाद में प्रयुक्त संधि होती है विसर्ग संधि। सुगत अगला क्वेश्चन देखेगा, प्राप्तांक में समास है अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। प्राप्तांक में समास होगा तो प्राप्तांक का अगर समास विग्रह आप करेंगे तो इसका समास विग्रह होता है प्राप्त किए अंक, और इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि प्राप्त किए अंक, प्राप्त अलग हो गया और अंक अलग हुआ, बीच में की आ रहे ना, कर्ता ने कर्म को। अगला क्वेश्चन, त्रिफला में समास बताइएगा, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। त्रिफला यानी कि संख्यावाचक शब्द। मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर संख्यावाचक शब्द होता है वहां पर आपका द्विगु समास हो जाता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, अपने हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। त्रिफला यानी कि तीन, निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? इंद्र, ब्रज्जा, शवैया, कवित, ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। एक बार आप लोग वाणिक छंद की परिभाषा देख लीजिए, जिन शब्दों की रचना क्रम, गण विधान, लघु, गुरु स्वर तथा वर्णों के आधार पर की जाती है वह वाणिक छंद कहलाते हैं। साधारण भाषा में कहें तो वर्णों की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है उनको वाणिक छंद कहते हैं। वाणिक छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या जो है वो समान होती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वाणिक छंद से एक क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में हर हाल में ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सवैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ? तो इसमें जो है वीर रस का प्रयोग हुआ है। अगर पेपर में पूछा जाए ये जो कविता लिखी गई है ये किसके द्वारा ये कविता लिखी गई, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कविता है ये द्वारिका प्रसाद मैसूरी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। अब आप लोग इसका मतलब भी जान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका भाव यही है कि मेहनत करने से, काम करने से, लगन से काम करने से, दिल से काम करने से कभी आपको हताशा नहीं मिलेगी, कभी आप फेल नहीं होंगे, कभी काम में रुकावट नहीं आएगी, कभी काम में अड़चन नहीं आएगी और लोग आपसे खुश रहेंगे, आपकी बात तो समझेंगे, आपके काम में हाथ उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे। ये सब चीज़ें पर आती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मैंने विग्रह भी कर दिया है, आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दंत में समास क्या होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा वह जिसके एक दांत है गणेश। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था और अपने हर वीडियो में, लगभग अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। तो एक दंत भगवान गणेश को बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा पद। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है पेपर में, उसको भी जान लीजिए। जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम तत्पुरुष। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमेश्वर में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास। तो परमेश्वर में हो जाएगा बहुप्रिय समास, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर का समास विग्रह करेंगे जो ईश्वर होगा तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर में जो है आपका
गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर देखिए कर्मधार समास होगा, बहुप्रिय समास इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए गाइस जो ईश्वर होगा ये है ना, तो परमेश्वर में कर्मधार समास होता है, क्योंकि परमेश्वर का समास विग्रह जो होता है परम है जो ईश्वर होगा, परम है जो ईश्वर होगा। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष संज्ञा हो वहाँ कर्मधार समास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके समास विग्रह की अगर हम बात करें तो इसका समास विग्रह होता है परम है जो ईश्वर होगा, परम है जो ईश्वर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि राजभाषा का समास बताइए। राज की भाषा, राज की भाषा, तो जाहिर सी बात है यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को राज की भाषा, रुपया पैसा में समास क्या होगा भाई? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था और लगभग कई वीडियो में बताता हूं कि बीच में जहां पर योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास संख्यावाचक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहां पर यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उदहर आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास। कर्ता ने कर्म को, ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा मैं पै पर वगैरह वगैरह ये होता है, आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि रुपया पैसा, तो इसमें देखिए बीच में योजक चिन्ह है तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्गवासी में समास बताइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो गया था। मैंने आप लोगों को बहुप्रिय समास बताया था, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं होगा, इसमें कर्मधार समास होगा। यानी कि इसका जो समास विग्रह होता है परम ईश्वर है जो, परम ईश्वर है जो, तो इसमें कर्मधार समास होगा। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी मेरी गलती थी, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्गवासी में समास बताइए। अब बताइए स्वर्गवासी, तो जाहिर सी बात है कि स्वर्ग का वासी, स्वर्ग का वासी, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार है, तो यहां पर भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, नियम के अनुसार कर्ता ने कर्म को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपके मन में आंसर आ जाएगा, स्वर्ग का वासी। अगला क्वेश्चन देखेगा, अध्ययन में कौन सी संधि है? जब आप इसका संधि तोड़ेंगे, जब इस संधि को तोड़ेंगे तो इसकी संधि हो जाती है अधिधन अयन, अधिधन अयन। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छा, अधि में छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसको छोटी ई मान लिया जाएगा, ठीक है। अयन को मान लिया जाएगा छोटा आ, तो छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर हो जाता है या से यज्ञ, तो जाहिर सी बात है तो यहाँ पर हो जाएगा यण संधि, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा दी गई तो इसको छोटी ई मान लिया जाएगा और इसको ए मान लिया जाएगा, तो छोटी ई प्लस ए ये हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है यण संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगी तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक में यण संधि हो जाएगी। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। मैंने आप लोगों को अभी बताया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा, स्टार्टिंग का शब्द जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगर आप नियम याद करोगे, दिमाग लगाओगे तो कभी नहीं याद कर पाओगे। नियम मत याद कीजिए, शॉर्ट ट्रिक लीजिए, उसे तोड़िए, आसानी से पता चल जाए। टिकाऊ, आऊ, मुंह से बोलिए, समझ में आ जाएगा आपके, टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, आक, आक, आक निकल रहा, तो आक कहां पर है इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिरधनकार, अगर पेपर में पूछा जाए कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं ना आप लोग। शमधन कर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि शंकर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि शंकर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विधन अर्थ। अब देखिए
वी को मान लिया जाएगा छोटी ई, और इसमें आ दिया है तो छोटी ई प्लस आ बराबर या हो जाता, तो यहां हो जाएगी यण संधि। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल जो है ये किस प्रकार की संधि है? जब आप इसे तोड़ेंगे तो निस धन फल हो जाएगा ना, देखिए हलंत लगा है तो यहां हो जाएगी व्यंजन संधि, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। छंदमाला किसकी रचना है? तो छंदमाला जो है ये केशवदास की रचना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना जो है गाइस प्रार्थक क्रिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुक्स में कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था हमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? यानी कि विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विपरीत अर्थक शब्द और विलोम शब्द एक ही बात होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द होता है सामान्य। विशिष्ट का विलोम शब्द साधारण भी होता है, विपरीत अर्थक शब्द साधारण भी होता है और सामान्य भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखें। तो साधारण अगर ऑप्शन में अगर आपके आ जाए तो आप साधारण पे भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी निराकार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साकार का अर्थ जान लीजिए, साकार का अर्थ क्या होता है, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि साकार का अर्थ क्या होता है। तो साकार का अर्थ होता है आकार युक्त जिसका आकार हो। निराकार का अर्थ क्या होता है? तो निराकार का अर्थ होता है आकार मुक्त जिसका आकार ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 84 से 85 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन ये है गाइस कि इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इस लड़की ने दही गिरा दी, तो इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप होता है कि इस लड़की ने दही गिरा दिया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई? आंसुओं से आंचल भीग गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, भविष्यवक्ता, अतीत, पुरातन। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भावी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 87, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश। देखिए गजानन भी होता है, विघ्नेश भी होता है, विनायक भी होता है, लेकिन गोविंद जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। गणेश के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं ये भी जान लीजिए। महाकाय, विनायक, गणाधिप, विघ्नेश, विघ्नराज, मोदक प्रिय, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, हस्तिमुख, मूषक वाहन, विघ्ननाशक, आदिपूज्य, उमाशुत, गजानन, गौरीनंदन, लंबोदर, गजबदन, एकदंत, गणपति, पार्वती नंदन, शंकर शोभन। ये सारे जो पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए हैं ये गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब वह गाता है तभी सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है ये क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना अपने पैरों पर खड़ा होना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ये हो कि स्वावलंबी होना या कामयाब होना, इसका मुहावरा क्या होगा? जाहिर सी बात है, बात एक ही है, मतलब शब्दों में कुछ अर्थों को जोड़ दिया गया है। तो स्वावलंबी होना या कामयाब होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अनाचार, अनुस्वार, अनहद, अन्य। तो सही जवाब हो जाएगा अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है अनुस्वार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? अपेक्षा, अनिच्छा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसको बोलते हैं दत्तचित्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मोहन जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है? सरला, सरलता, सरलीय, सरलाभ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरलता। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। तो इसको हम कहते हैं व्याकरण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होता है गगन, गगन रूपी आंगन। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें प्रयुक्त समास क्या होगा? तो इसमें प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, और से औरत, ऋषि ऋषि। ये 5 हो गए। अब देखिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? बड़ा आ जो है ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ए ओ औ री। ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। उसे हम कहते हैं शब्द। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि शब्द क्या होता है। देखिए गाइस, सशर्त के समूह से बनने वाली सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ संकेत हो जाता है, जैसे कि किताब, कमल, महा आदि। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।